So let's see this question. So the question is, explain how the metallic and non-metallic characteristics changes as you move from the left to right within a period in the periodic table. ठीक है, तो हमको ये पूछ रहा है कि जो metallic और non-metallic character है वो कैसे चेंज होता है जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो metallic character is the tendency to lose an electron. ठीक है, ओके. सो अब ये मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है जब मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ किसी पीरियड में. तो when we go from left to right in a period, then effective nuclear charge increases. यानी कि जब भी मैं लेफ्ट से राइट पीरियड में जाती हूँ तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, या मैं बोल सकती हूँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज्यादा होता है. पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. ठीक है, ड्यू टू विच द एबिलिटी of an element to lose an electron decreases, hence metallic character decreases. ठीक है, यानी कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इसलिए जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, रहता है, कम होता रहता है. ठीक है, अब अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं टू अटेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो इसलिए जैसे हम on moving from left to right in a period, non-metallic character increases, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द एलिमेंट्स nitrogen, phosphorus, oxygen and sulfur in the increasing order of their first ionization enthalpy and explain the reason behind your chosen order. ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सो बी ऑप्शन, बी पार्ट करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बताना है. ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to the increase in effective nuclear charge. यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. यानी कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उसको निकाल पाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब ये तो ट्रेंड हो गया अक्रॉस द पीरियड, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जा रहे हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी decreases due to the increase in atomic size, the force of attraction on the outermost electron decreases. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. यानी कि एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से अब जो मेरा न्यूक्लियस है और मेरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, और उस डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है. ठीक है, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो अब मैं कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हूँ, रिमूव करा सकती हूँ, और हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, अच्छा, तो अब हमको देखना है ये ऑर्डर. ठीक है, तो नाइट्रोजन है. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है. जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 2s2 2p3. ठीक है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑक्सीजन की वो होती है 1s2 2s2 2p4. ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है. ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा. ठीक है, इस वजह से मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है. ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर तो पता चल गया कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम चलते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. तो मतलब फॉस्फोरस और सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तो कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन. ठीक है, और लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, इसलिए अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी. ठीक
ठीक है, और टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस केस में देन फॉस्फोरस देन सल्फर, ठीक है, ओके। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन हैज हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाई, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं Na2O और OF2, तो इसमें से हमें बताना है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ओके, Na2O एंड OF2, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, electronegativity इंक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि Na जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन ऑक्सीजन देन सोडियम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से जो OF2 मेरा कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो OF2 कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Na2O। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, क्लियर।